ये मुबैना ऑडियो आई है बेसिकली जो लॉयर है इमरान खान साहब के और उनकी ज़ौजा मोहतरमा की, जिसे पता ये चल रहा है कि वो बहनों के बीवी के दरमियान इमरान साहब की सियासी विरासत के ऊपर झगड़े हो रहे हैं। झगड़े तो खैर उनके लॉयर्स कम्युनिटी के दरमियान भी हो रहे हैं और झगड़े जो हैं इस हद तक है कि हैरानकुन बात है। मतलब ख्वाजा आसिफ साहब से आप किसी भी चीज़ पे एग्री ना करें, लेकिन एक बात बड़ी हैरानकुन है कि अली मोहम्मद ख़ान जैसे लोगों की मौजूदगी में और बेतहाशा पॉलिटिशियंस जो इमरान साहब के पास अभी भी रह गए हैं, उनकी मौजूदगी में इमरान साहब ने ट्रस्ट नहीं किया पॉलिटिकल क़यादत पे अपनी पार्टी की। उन्होंने ट्रस्ट किया तो एक ऐसे अननोन लॉयर के ऊपर किया जिसकी ऑब्वियसली कोई पॉलिटिकल ग्राउंडिंग नहीं है। मतलब इज़ इट अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी कि वो जिसको बनाएंगे, अगर कोई तगड़ा बंदा होगा, अली मोहम्मद ख़ान जैसा बंदा अगर बन जाएगा, या वो जो उमर साहब है, अयूब उमर साहब हैं, वो अगर बन जाएंगे, या कोई इनमें से कोई और बन जाएगा, उमर अयूब साहब बन जाएंगे, तो क्या पार्टी हाईजैक हो जाएगी? मतलब ये किस किस्म की इनसिक्योरिटी है जिसमें एक नॉन एंटिटी जो है, वकील बड़ी इज्जत करते हैं उनकी, बड़े काबिल वकील हो गए, लेकिन पॉलिटिक्स का उनसे क्या ताल्लुक, उनको चेयरमैन बना दिया गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पीटीआई जो है वो इस वक्त किस तरह के इंटरनल रिफ्ट्स का शिकार है। वो ऑडियो ठीक करे भाई, वो चलानी है। दूसरा ये है कि चीफ जस्टिस को चेयरमैन पीटीआई ने लेटर लिखा है और बड़ा इंटरेस्टिंग लेटर है। उसमें उन्होंने कहा है कि बड़ा अलार्मिंग लेटर भी है, इंटरेस्टिंग तो है ही, कि तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, उनकी जबरी गुमशुदगी की जा रही है, बड़ी तादाद में लोगों की सियासी वफादारियाँ ज़बरदस्ती तब्दील करवाई जा रही हैं, पीटीआई रहनुमाओं की ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है, अदलिया के अहकामात के बावजूद रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ को किसी भी सियासी सरगर्मी में इजाज़त नहीं है पार्टिसिपेट करने की। पीटीआई को बराबरी की सतह पर मुहिम चलाने का किरदार अदा करने के लिए इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाए। पैमरा हुक्म दिया जाए कि दीगर जमातों की तरह पीटीआई को मीडिया कवरेज फराहम की जाए। और सीनियर वकील एजाज एहसन ने सियासतदानों की जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक़ पटिशन दायर की है, उसको टेकअप किया जाए। इस खत को आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत पटिशन के तौर पर लिया जाए, चीफ जस्टिस ने कहा है तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने। अब ये तमाम चीज़ें और कल का जो फैसला आया नवाज शरीफ साहब का, वो सिर्फ एक तरफ इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट ये कर रहा है कि ये इलेक्शन जो होने जा रहा है, इसमें इमरान खान साहब और उनकी पार्टी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे बातिल नज़र में, और नवाज शरीफ साहब हर सू नज़र आ रहे हैं। मैं जिधर देखूँ तेरी तस्वीर नज़र आती है। ये वो वाली पोजीशन हुई हुई है। और इसको इसी तरह देखा जाए, क्योंकि जब ये परसेप्शन बन जाए कि इस बंदे ने जीतना है, तो दूसरी पार्टी के जो लोग हैं, या तो वो जो है वो हौसला हार के बाहर ही निकलते, या फिर जब परसेप्शन बन जाए तो जिसके मुतालिक बनती है उसकी पार्टी के लोग जो है वो इख्तलाफ के बावजूद, पार्टी पॉलिसियों से नाला होने के बावजूद, आम वोटर कहता है भाई अब ये बनने ही लगा है, उसको जाके वोट। तो इसको भी कहते हैं प्री इलेक्शन रिगिंग, के एक परसेप्शन बना दिया जाए। तो क्या ऐसा ही है? और अगर ऐसा ही है तो फिर तहरीक इंसाफ तो मुकाबला इसलिए नहीं कर पा रही इस वक्त क्योंकि वो उसकी तो अपनी पार्टी के अंदर खोसा साहब का बयान डिफरेंट है, पीटीआई ऑफिशियल का बयान डिफरेंट है, इमरान साहब की जो बहनें उनका बयान डिफरेंट है, और इमरान साहब का पता नहीं क्या बयान है, वो तो हमें पता ही नहीं, वो तो इस वक्त अंदर है और बाहर उनकी शक्ल मुझे नहीं लगता इलेक्शन से पहले किसी को नजर आएगी। मेरे साथ इरशाद अहमद भट्टी साहब, बैरिस्टर अहमद मनसूटा साहब, आमिर लियास राना साहब और तारिक फजल चौधरी साहब होंगे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि नवाज शरीफ साहब का कल का केस का फैसला हो गया उनके हक में, अल अज़ीज़िया का भी मुझे उम्मीद है कि नैब की परफॉर्मेंस के बाद नवाज शरीफ साहब के हक में होगा। क्या करप्शन का परसेप्शन जो पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर पीटीआई ने बनाया था नून लीग के लिए, वो असर ज़ाहिल हो जाएगा इन सब चीज़ों से? नवाज शरीफ साहब धुल धुला के तो आ जाएंगे, ज़्यादती भी उनके साथ हुई होगी, लेकिन यही तासुर ख़त्म हो जाएगा। और नवाज शरीफ चौथी दफ़ा जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, अगर बनेंगे, जो कि बनने के चांस ज़्यादा है, तो क्या 5 साल उसी पीसफुल तरीके से गुजरेंगे जिस तरह के 18 महीने शहबाज शरीफ साहब के इस्टेब्लिशमेंट और दूसरे इदारों और पार्टियों के साथ गुजरे? तमाम चीज़ों पर लासीर हासिल बहस करेंगे आज। भट्टी साहब, कल का फैसला, आज की तहरीक इंसाफ की दराड़ें, चीफ जस्टिस को लेटर, इस पर कुछ आपको कार्रवाई होती नज़र आ रही है? नवाज शरीफ साहब का चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने का परसेप्शन का बनना, और उसके बाद के हालात, क्या कहेंगे आप? भाईजान, सबसे पहले कल के फैसले पे यानी एक एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले कल के फैसले पे बात कर लेते हैं। शर्मनाक दिन था कल, स्याह तरीन दिन था हमारे निज़ाम इंसाफ और निज़ाम अदल के लिए। यानी मुद्दई मुकदमे से पीछे हट गया, हवाओं का रुख बदल गया, लाडला बदल गया है, निज़ाम इंसाफ का मयार बदल गया, लेकिन मुद्दई पीछे हट गया था। मुद्दई कौन था? नैब। मुद्दई कौन थी? हुकूमत।
जिस तरह टीटी स्कैंडल की बरियत के खिलाफ मुद्दई अपील में नहीं गया, जिस तरह मरियम नवाज कैप्टन सफदर के एवनफील्ड बरियत के खिलाफ कोई अपील नहीं हुई, जिस तरह फ्लैगशिप बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली, इसी तरह एवनफील्ड से केस से नैब ने सरेंडर किया और वापस ले लिया। जब मुद्दई नहीं रहेगा तो केस कैसे क्या होगा? मैंने ये जब छोड़ दीजिए हमारी अदालतें 5 साल बाद, 4 साल बाद, निज़ाम इंसाफ, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, 3 सवाल हैं कि पहली बात तो ये है कि ये वो 4 फ्लैट्स थे जो जिनके बारे में हाउस ऑफ शरीफ और मुस्लिम लीग नून के अजीब व गरीब मज़का खेज़ कार्टूनिक फ़िल्म चलाई। मुस्लिम लीग नून ने हमें बताया कि 1993 से 95 के दौरान ये बैंक से कर्जा लेकर लिया। हुसैन नवाज़ ने बताया 2005 में जद्दा की फैक्ट्री बेच के लिए। कतरी खत मियाँ शरीफ की इन्वेस्टमेंट थी जिस पे ये मिले। मरियम नवाज़ हसन नवाज़ ने कहा कि हमारे तो कोई जायदाद ही नहीं है बाहर। फ्लैट्स किराए के कोई सबूत नहीं, फ्लैट्स इनके कोई सबूत नहीं, फ्लैट्स कतरियों के कोई सबूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट, JIT, एहतसाब अदालतें सबूत मांग मांग के थक गई और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा पैसा लंदन ऊँटों पर भिजवाया था, फैसलाबाद के ताजरों की तरह कच्ची चिट्टों पर पैसे भिजवाए थे। और फिर उसके जवाब में क्या आया जनाब स्पीकर? ये हैं वो ज़राए, सुप्रीम कोर्ट जालसाजी, झूठी ट्रस्ट डीड, झूठा कैलबरी फंड, झूठे कतरी खात, झूठी तकरीरें, झूठे बच्चों के इंटरव्यूज़। और एट द एंड ऑफ द डे यानी ये हो गया कि मुद्दई पीछे हटा और भट्टी साहब अपार्टमेंट्स अवाम के बीच मनी में ट्रेल मौजूद अवाम के और बीच केस खत्म हो में गया। करप्शन का परसेप्शन धुल गया होगा मियां साहब का, अब जिस तरह ये उनकी बरियत हो रही है। बिल्कुल भी नहीं धुला, बिल्कुल भी नहीं धुला, बल्कि ज़्यादा हो गया। जिस तरह इसाक डार साहब लंदन में होते हैं और उनको यहाँ रिलीफ मिल जाता है, सलमान शहबाज लंदन में होते हैं, ठीक है, पॉइंट आ गया जी आपका। तारिक फैज़ल साहब, भट्टी साहब मानने को तैयार नहीं हो रहे, कह रहे कल शर्मनाक दिन था पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम का और परसेप्शन भी धुलेगा नहीं नवाज शरीफ साहब पे से करप्शन का, ख्वाह जितनी बरियत हो जाए फैसलों में, क्योंकि सवालों के जवाब आपके पास नहीं है बकौल इनके। मेरा ख्याल ये है कि भट्टी साहब जो हैं वो ऐसे फैसलों पे खुशियों के शादियाने बजाते हैं कि जिन फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान में वज़ीर आज़म को फांसी लगाएगी। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का फैसला, उसके बाद बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो एंटायरली पॉलिटिकली जनरेटेड केसेस के फैसले थे और पाकिस्तान की सियासी क़यादत को उसमें निशाना बनाया गया। तो जिस एजेंडे पे मेरे भाई इरशाद भट्टी साहब लगे हुए हैं, ये एजेंडा तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ये उस तरह के जो मुतनाज़ा और उस तरह के फैसले हैं जो हमेशा तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत से लिखे जाएंगे और लिखे गए हैं, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो केस है, अगर उसमें कोई जान होती, अगर मियाँ साहब के केस में कोई हकायक होते तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को सिर्फ एक नुक्ता, इन्होंने 3 सवाल किए हैं, मेरा सवाल भी एक सुन लें कि मियाँ साहब को फिर पानामा पे डिस्क्वालीफाई किया जाता। मियाँ नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करने के लिए ब्लैक लॉ डिक्शनरी और अकामा का सहारा ना लेना पड़ता, जिसका मतलब ये है कि आपके पासपोर्ट पे दुबई का रेजिडेंट वीजा। तारिक साहब एक बात बताएं, ऐसा क्या हुआ, आप लोगों ने आखिर ऐसा क्या किया, कभी एनालिसिस किया ताकि आइंदा ये आप ना करें? ऐसा आखिर क्या हुआ कि अगर आपकी बात सही मान ली जाए, उस ज़माने की सुप्रीम कोर्ट, उस ज़माने की नैब, उस ज़माने की JIT, उस ज़माने की FIA, ये सब इनका दिमाग तो ख़राब नहीं हुआ था ना कि यार रात को इनको ख्वाब आया था कि नवाज शरीफ साहब को आज उतारना है प्राइम मिनिस्टरशिप से? ना ये कोई इतना आसान डिसीजन है कि एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है उस ज़माने के वो कमाल भाई जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है तारिक भाई? सवाल में पुट करने लगा आ रही है, बस छोटा सा मैं मुकम्मल कर लूँ। अच्छा कर लें। तो मैंने कहा अगर ये वाकया मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो डिस्क्वालीफाई किया गया अकामा की बुनियाद पे ऊपर, ये अगर फैसला इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने दिया होता तो हमारा मुल्क हंस के पागल हो जाता कि ये किस किस्म की अदालत है कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को अकामा की बुनियाद पे अपनी कुर्सी से हटा दिया गया है। ये सारे मज़ाक़ाकेज़ फैसले हुए हैं और नवाज शरीफ को मैं आपको ये बात बता दूं कि आज कोई फायदा या रिलीफ नहीं मिल रहा, इंसाफ मिल रहा है। ठीक है सर, अब मेरा सवाल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तारिक भाई? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, अब सवाल मेरा सर ये है कि ताकि ज़रा एनालिसिस किया जाए कि आइंदा इस तरह की गलतियां ना हो, आइंदा इस तरह को इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को उतारा ना जाए बिला वजह गलत केसेस में। मुझे आप अपना एनालिसिस बताएं कि हुआ क्या कि 2017 में अगर आपकी सारी बातें सही मान ली जाए तो फिर ये केस भी झूठा, ये फैसला भी झूठा, सब कुछ झूठ पे था। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपके खिलाफ क्यों हो गए हुए थे? FIA आपके खिलाफ क्यों हुई हुई थी?
GIT आपके खिलाफ क्यों बनी और नैब आपके खिलाफ क्यों हुआ हुआ था, इसके मुतालिक जरा लोगों को गाइड करें फिर। देखिए मियां 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 मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ये जो सारा एक आप ये कहें कि फसाद खड़ा किया गया, और 2014 से ये सिलसिला शुरू हुआ, और उसके बाद 2017 मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने मनसब से हटा दिए गए। पहले एक जरा ये देख लें, पहले एक जुमा मुझे कहने दें कि ये तकरीबन 10 साल बनते हैं, 2024 आ गया, 10 साल में मुल्क कहाँ गया, मुल्क को कितना नुकसान उठाना पड़ा, इदारे कितने तबाह हुए, पाकिस्तान नवाज शरीफ के दौर में क्या था और आज क्या है। अब सर मेरे सवाल का जवाब प्लीज, होना चाहिए। ये बात आपकी आ गई, अब मेरे सवाल का जवाब कि क्या हुआ, क्यों सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ इतनी बायस्ड हो गई बकौल आपके, क्यों नैब आपके दर पे हो गई, किस तरह जजेस ने इस तरह गलत फैसला मैनेज करके दे दिया बकौल आपके, क्यों, वजह क्या थी? आप इस तरह करें कि मैं आपको एक पटिशन भेजूंगा जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में की हुई है और आज तक उसकी तारीख नहीं निकल रही। उसमें वो फरमाते हैं कि फौज के एक अफसर मेरे पास आके मुझे कहते हैं कि हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, मियां नवाज शरीफ साहब को आपने किसी सूरत में रिलीफ नहीं देना। ये बात मेरा ख्याल है आपको भी पता होगी। जनरल फैज पे इल्जाम लगाया जी उन्होंने, जो DGC थे उस वक्त। जी, तो ये बात अब तो आप ये कह रहे हैं कि उस जमाने के DGC जो थे वो उस जमाने की सुप्रीम कोर्ट को भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे, उस जमाने की नैब को भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे, आप ये कह रहे हैं सर? ये बात मैं नहीं कह रहा, ये जो इस वक्त सर देखे ना, जो नवाज शरीफ साहब को पनामा पे फैसला आया उनके खिलाफ, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना। चले DGC साहब मुबैना तौर पे चले गए, अभी तो इल्जाम साबित हो गए जी। ये बात वो शख्स कह रहा है कि जो अगर निकाला ना जाता बतौर जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो आज वो चीफ जस्टिस होते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और ये बातें उन्होंने ऑन ओथ की हुई हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। के ऊपर वो कुरान पे सर आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, जितना आप बता सकते थे आपने बता दिया। आमिर इलियास राना साहब, भट्टी साहब कह रहे हैं कि जी करप्शन का परसेप्शन नहीं उतरेगा क्योंकि सवालों के जवाब नहीं आए और इससे कोई फायदा सियासी तौर पे शायद नवाज शरीफ साहब को ना हो। आप एग्री करते हैं जो केसेस जिस तरह बरियत हो रही है? आमिर साहब, आपने अच्छा किया कि सिर्फ भट्टी साहब का नाम लिया, क्योंकि तारिक फजल चौधरी साहब ने अपना जवाब दिए आपके सवालात पे, और भट्टी साहब के लिए वाकई ये शर्मनाक दिन था कल, और बहुत ही स्यातरीन दिन था, क्योंकि जिन लोगों ने 4,500 प्रोग्राम किए उन्हें डूब मरना चाहिए। जो झूठ बोलते रहे, जिनके हाथों में पेपर दिए जाते थे कि ये जाके बोलना है और इसके अलावा नहीं बोलना है, वो रजिस्टर लेके आते थे चैनलों के ऊपर, उन्हें आज डूब मरना चाहिए। वो कहते हैं मुदई भाग गया, मुदई था कौन? सुप्रीम कोर्ट थी। नैब के डिप्टी चेयरमैन को, और ये मैं बात आज से नहीं 4 साल से कह रहा हूँ, इम्तियाज़ ताजवर को लाहौर निगरान ने बुलाया और कहा कि अपने चेयरमैन चौधरी कमर जमान से जाके कह दो, अगर हमारे JIT के पेपर्स पे कोई चीज़ खोली, फीता खोला, तो तौहीन अदालत में अंदर कर देंगे, और अपना टाइम पूरा करो और फॉरवर्डिंग लेटर लगा दो। नैब कहाँ से मुद्दई हो गया? नैब को डंडा दिया हुआ था, वो जाके खड़े होकर बोल देते थे। वो जो JIT ढूंढ के लाई थी पेपर, उसको जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान के दौर में आज से 2 साल पहले उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा ये बताओ सबूत कहाँ है, मरियम नवाज मालिक है। उन्होंने कहा जी ये फैसला है। उसने कहा फैसले में पेपर दिखाओ। पेपर दिखाया तो उन्होंने कहा ये कहाँ से आया है? पता लगा JIT से आया। ओ भाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई पेपर है, किसी से अटेस्टेड है? नहीं है। उन्होंने कहा चलो नवाज शरीफ भी मालिक हो तो चलो वो बता दो। नवाज शरीफ भी मालिक नहीं था। ये मैंने कल अपने एक्सप्रेस न्यूज़ का उस 2018 का ट्वीट वाजिद जिया का पढ़ के दिखाया कि ना नवाज शरीफ ऑफशोर कंपनियों के मालिक हैं, ना लंदन फ्लैट्स के। ये उसने एहतसाब अदालत में कहा, उस JIT के टॉप हीरे ने कहा। आपको पता है ना, ये रिकॉर्ड पे बात थी उन्होंने हेयरिंग के बाद। आप किस चीज के उस वक्त एक मिनट आप अनइंटरप्टेड भट्टी साहब को जाने दे रहे थे, आप मुझे बोलने दें। नहीं, गलत बात हो जाती है सर। बोले। आप मुझे ये बताएं, उस वक्त ये जब जजेस और इस्टेब्लिशमेंट मिल के काम कर रही थी, आप और हम 10 प्रोग्राम कर चुके, आज सब चीज़ें जनरल बाजवा बोल चुके कि इमरान खान कहते थे इसे नायल भी करो, इसे जेल भी डालो, इलेक्शन में तब लड़ सकूंगा वरना नहीं लड़ सकूंगा। उनके ख्याल में ही नहीं था कि नवाज शरीफ वहाँ से सजा सुन के बीमार बेगम को छोड़ के और बेटी को लेके यहाँ आ जाएगा। उसे अबू धाबी में भी कहा गया वापस चले जाओ, वो नहीं गया। और फिर एक शख्स बुके लेके इलेक्शन से पहले जब उनको RTS बिठाने का आखिरी फैसला करना पड़ा, वो कौन गया था जिसका नाम बहुत आ रहा है? वो जेल में गया। उनको खतरा हो गया था कि कहीं ये जीत ही ना जाए, वो तो फिर RTS बिठा के नवाज शरीफ की जीत को बदला गया।
वहां पे आपको और हमें पता है सारे हकायक क्या थे। आप किस तरह कहते हैं आज वो नैब वाले किस तरह डिफेंड करें जो काम उन्होंने बनाया ही नहीं। चौधरी कमर जमान को मैं आपको बताऊं सुप्रीम कोर्ट में पनामा बेंच में बुलाया गया और कहा गया कि आपने क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये काम SCCP का है, स्टेट बैंक का है, FBR का है, हमें वो लिखेंगे ये बाहर की जायदादें हैं। 435 में से किसकी जायदाद निकाली जिसमें नवाज शरीफ का नाम सर जी आपका आपको ये पता है इतने कम टाइम में इतना मुदल्लल जवाब। एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा खत्म कर दूं इसको। फिर उनसे पूछा गया सवाल कि अगर हम हुदैबिया खोल दें तो उन्होंने कहा जी ये पास्ट एंड क्लोज्ड ट्रांजैक्शन है 3.5 साल पहले हुई है। उन्होंने कहा जी नैब फौत हो गया। अरे भाई नैब कहां फौत हो गया, नैब तो आपके सामने खड़ा था। आप अपनी मर्जी की जजमेंट ले रहे थे जो शौकत अजीज सिद्दीकी ने भी कही। आप फोन करते थे 15 दिन बाद रिपोर्ट दो, 6 महीने की डेटें भी आप एक्सटेंड करते थे, मैं और आप नहीं कर रहे थे उस वक्त। अच्छा आज ये शर्मनाक दिन उन सब के लिए है जिन्होंने ये सारा काम किया। कोई बात नहीं, कोई समझ आ गया आपको सारा पॉइंट। झूठ अगर चलेगा तो जज्बाती होना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, मैं आऊंगा एडवोकेट साहब के पास 1 मिनट में। लेकिन भट्टी साहब बात ये है कि वाकईतन फिर तो डूब मरने का मुकाम है और शर्मनाक दिन है, स्याह दिन है कि जो मैं चले इन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, मैं अपने आप को आपके साथ शामिल कर लेता हूं कि हम पनामा के ऊपर ऑब्वियसली मैंने भी बड़ी मिठाइयाँ बांटी थी, मैंने भी बड़े खुशी से यहाँ पे एनालिसिस किए थे, मैं अपने आप को शामिल कर रहा हूँ। तो वाकईतन सर फिर मान लेना चाहिए गलती हमें कि गलती हमसे हुई, नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई। भट्टी साहब नहीं भाईजान नहीं, और वाकई मैं आमिर छोटा भाई है, मैं मानता हूं हम सारों को डूब मर जाना चाहिए। जो जिस तरह का ये शर्मनाक अदलिया के दिन चल रहे हैं, आमिर साहब को भी दरमियान में मैं डुबवाना चाहूँगा, 2-4 डबुक्के लगवाना चाहूँगा, लेकिन वो बाद की बात है। हम जिस तरह की ये अदलिया के चल रहे हैं शर्मनाक और स्याह तरीन दिन, इस पे डूब मरना चाहिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों में शामिल था कि जिन्होंने एक करप्ट आदमी को कहा था कि इसने करप्शन की है, और आज मैं कह रहा हूँ ये सकूते निज़ाम इंसाफ हुआ है। इशू ये है भाईजान, मैं डूब उनको मरना चाहिए जो पनामा लीक्स लाए। क्या फौज और जजेस पनामा लीक्स लाए थे सुप्रीम कोर्ट? डूब उसको मरना चाहिए जो मामला अदालत में ले गया। कौन ले गया था मामला अदालत में? किसने कहा था मेरे बच्चों पर भी अगर इल्ज़ाम आया तो मैं घर चला जाऊंगा? और फिर अच्छा, किसने कहा था मैं एक एक पाई का हिसाब दूंगा? जनाब स्पीकर, ये हैं वो जराए। इसी एक झूठ पे डूब मरना चाहिए जो पार्लियामेंट में, और जो इसके साथ खड़े उनको भी डूब मरना चाहिए कि जो एक पार्लियामेंट में झूठ, सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी। अच्छा, फिर पहले फ्लैट्स छुपाए किसने थे? उनको डूब मरना चाहिए। फिर किसने कहा था हम किराएदार हैं? उनको डूब मरना चाहिए। फिर किसने कहा हम मालिक हैं? साहब प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। भट्टी साहब जरा अपने आप को सही कर रहे हैं। आपको करप्ट आदमी ना कहा करें। बात सुने भाई, बात सुने। मैं डूब मरने को तैयार हूं, मैं डूब मरने को तैयार हूं। मुझे डूब मरने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि जो हाल चल रहा है उसमें मेरा भी डूब मरना बनता है। मेरा क्या है? अच्छा, 4 पॉइंट्स जिन पे बरी किया गया वो जरा पॉइंट सुने, जिस पे दुरुस्त तरीके से तफ्तीश नहीं हुई। भाई इस पे तो नैब को खींचो कि दुरुस्त तरीके से तफ्तीश के लिए बरी होने की थोड़ी है। अच्छा, नैब ने दस्तावेज और सबूत नहीं दिए, कीमत कितनी थी, किसने की? भाई भट्टी साहब, लेकिन एक बात तो सही है। भट्टी साहब मेरी बात सुने, एक बात तो सही है। आखिरी बात सुन लीजिए, सुन भाईजान। और एक पॉइंट बरी होने का यह भी था कि मरियम नवाज के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ नहीं गए। तो भाई ये कोई बरी होने वाला पॉइंट है? राइट, इसका मतलब है मुद्दा ही फिर गया। चलो जी, सभी डूब के मरते हैं, लेकिन हम जाएंगे अपने भाई पसोटा के पास और उनसे आज बात आगे बढ़। पसोटा साहब, डूब मरने का मुकाम है सबके लिए, निज़ाम अदल के लिए, मीडिया के लिए, सियासत के लिए, कि उभरने का मुकाम है। पसोटा भाई, कोई हमें अच्छी खबर सुनाए। यहाँ तो डूब मरने पे बात चल रही है। वर्ड तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि सारे बहुत पढ़े लिखे और सीनियर लोग बैठे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो एंटी ग्राफ्ट लॉज यानी कि जो आपके एंटी करप्शन लॉज बने हैं, कभी आपने आज तक सुना है? जो आखिरी कन्विक्शन उसमें हुई है वो मुझे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की याद है। जरदारी साहब फोटो कॉपीज पे बाहर है। नहीं, बैरिस्टर साहब मुझे एक बात बताएं, आपसे मैं आप बैरिस्टर साहब मुझे एक बात बताएं। बात सर सारी ये है कि ये जो सारा नवाज शरीफ साहब का मामला है, कोई लाइक करे या डिसलाइक करे, मेरिट पे एक बात होनी चाहिए। अगर नैब के पास उस वक्त भी बेसिकली एविडेंस तो प्रोसिक्यूशन के पास कोई नहीं था, कि जज बशीर भी लिख के दे रहा है कि जनाब करप्शन की तो एक पाई भी मियाँ साहब पे साबित हुई, लेकिन मियाँ साहब भी साबित नहीं कर सके कि ये एसेट्स कहाँ से आए, इस बुनियाद पे हुआ ना। तो इस हद तक तो हम माने ना केस के मियाँ नवाज शरीफ की कोई करप्शन तो नहीं पकड़ी प्रोसिक्यूटर ने, ना उस वक्त पकड़ी जब उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ के दर पे थी।
उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त की JIT नवाज शरीफ के दर पे थी, और ना वो आज पकड़ सके। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब भी साबित नहीं कर सके कि कहां से आए, क्या हुआ, लेकिन इतना तो माने ना, बीइंग अ लॉयर के प्रोसिक्यूशन उस वक्त भी साबित नहीं कर सकी थी। नैब के पास उस वक्त भी तखमीना नहीं था कि नवाज शरीफ की कितनी आमदनी है और एसेट्स की कितनी, कहते हैं गूगल पे जाके देख लें। मतलब यार, व्हाट इज दिस नॉनसेंस बैरिस्टर साहब? जी सर, मैं सर 1 मिनट चाहूँगा आपसे। सर बात यह है कि मैं तो आपके प्रोग्राम से मुतअद्दिद बार कह चुका हूँ कि यहाँ पर जो आपका एंटी करप्शन का सिस्टम है या लॉज जो हैं, उनके अंदर एक कंसर्टेड एफर्ट है आपकी पॉलिटिकल कास्ट को बाहर रखने के लिए। ये तो वो जैसे गाँव में एक चौधरी होता है, वो कभी एक पार्टी को एक तरफ कर देता है, कभी दूसरों को लड़ाना शुरू कर देता है। ये तो तमाम लोग उस तरह उनके आगे खेलते हैं। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि जो आपका एंटी करप्शन लॉ है, जिसका पर्पस बुनियादी तौर पर पब्लिक ऑफिस होल्डर को पकड़ना है, वो आज तक किस पब्लिक ऑफिस होल्डर को पकड़ सका है? एक मियां नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शन है, उस पर भी इतने एतराज़ात हैं, बात दुरुस्त है। जरदारी साहब फोटोकॉपीज पर हो गए और बाकी तमाम पॉलिटिशियंस छूट गए। ले दे के एंड में इसमें फंसते हैं पटवारी या आपका कोई एक आधा सरकारी अफसर फंसता है। सो आपके एंटी करप्शन लॉज हमेशा ड्राफ्ट ही इस तरह किए जाते हैं, उनको इंप्लीमेंट इस तरह किया जाता है कि सर ये तो एक और मौजू हो गया ना। मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन मसला ये है कि आपने अंदर एविडेंस रिकॉर्ड करके बंदे को मुजरिम करार दे रहा है ना। ये तो नहीं बेचारे को आप उतार दे, प्राइम मिनिस्टर से जेल में डाल दे और केस भी फॉल्टी हो। जी, एविडेंस पर आता हूं। देखिए, मियां मोहम्मद साहब, नवाज शरीफ साहब को भी और पहले भी एक ट्रायल के थ्रू ही कन्विक्ट किया गया था ना जी। उस ट्रायल की एक जमाने में जुडिशरी के वर्डिक्ट्स हमें पसंद थे। आज एक पार्टी जुडिशरी के वर्डिक्ट्स को पसंद करेगी, दूसरी नहीं करेगी। आज उसी तरह उस पर भी ऑपोजिशन है। मेरा सवाल यह कि हो सकता है कल को सुप्रीम कोर्ट में ये डिसीजन जाता या इस पर अपील की जाती तो एक डिफरेंट व्यू आ जाता। सवाल ये पाकिस्तान में हमेशा क्वेश्चन जो है अनआंसर्ड रहेगा कि ये ट्रायल ठीक था, गलत था। इस वक्त की डेट तक, आज तक ट्रायल गलत हो गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट आ गई। आप देखिए कि जो हुदैबिया का केस, उसमें अपील डिले से फाइल की गई, इस वक्त अपील फाइल ही नहीं की गई। आपको एक मैं सिर्फ बात बताता जाऊं, हम सरकारी महकमों की वकालत करते हैं, वहां पर आदमी को डिसमिस कर दिया जाता है इस बात पर कि आपने अपील क्यों नहीं फाइल की सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन पाकिस्तान के साबका पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के खिलाफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कहता है जी हम अपील फाइल नहीं करना चाहते, बल्कि जो फाइल हुई है वो भी विड्रॉ करना पॉइंट आ गया सर। ये रिगार्डलेस ऑफ द मेरिट्स ऑफ द केस। ये इस मुल्क का, लेकिन मैं आपको आपसे भी शिकवा कर दूं, मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट बंदे के पास बैठा हुआ था और एक मेरे बड़े इंपॉर्टेंट करीबी अजीज का एक मामला चल रहा था, विरासत का केस, और वो 10 साल हो गए उस विरासत केस को। और वो बड़ी अहम तरीन शख्सियत थे जिनसे मैंने बात की। मैंने कहा जनाब, उन्होंने इतनी बेचारी, उन्होंने कहा ये वकील जो है, ये वकील तारीख पे तारीख ले लेके जो है वो सत्यानाश करते मुकदमों का। तो सर को आप भी तो अपनी अदाओं पे गौर करें। जितना आपकी कम्युनिटी ने टिकटें लेने तो पहुंच गए इमरान खान के पास, मतलब टिकट लेने के लिए पता चला के सारा फलसफा, सारा वो स्टैंड ले रहे थे। टिकट तो मिल जाएगी PTI की आप सबको, लेकिन जो इस मुल्क में इंसाफ के निज़ाम को आपने तबाह किया है आपकी कम्युनिटी ने, उसके ऊपर भी कभी तबर्रा कर दिया करें सर बैठ के। इधर मैं आता हूं दोबारा आपके पास। तारिक फजल साहब, चेयरमैन PTI ने चीफ जस्टिस को जो खत, मैं अभी आता हूं इसके ऊपर भी, PTI को खत लिखा है। आप बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, आपको लगता नहीं है कि ये जेन्युइन बातें हैं कि PTI के रहनुमा जो है उनको कॉर्नर मीटिंग नहीं करने दी जा रही, उनके जलसों का कोई वो नहीं बन रहा, उनका इस तरह का इलेक्शन जो आप जीतने जा रहे हैं तारिक भाई, उसका क्या फायदा होगा? ये तो वो जैसे कहते हैं ना एक मुहावरतन के जी, ये मर्दों वाली बात तो ना हुई कि आपके मुकाबले में है ही कोई नहीं दूर दूर तक, और आप कह रहे हैं जी अब हमने, और उसमें नवाज शरीफ साहब ने भी 16 में सुहागा कह दिया कि ये तो टिट फॉर टैट है जो इमरान खान के साथ हो रहा है। तो मतलब आप तो पूरा बदला लेने के चक्करों में उतरे, आपके साथ ज्यादती हुई। इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंसाफ मिले दूसरे को ज्यादती करके दूसरे के साथ। जी तारिक साहब। तारिक भाई, पहली बात तो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है टिट फॉर टैट, इसका उर्दू जो तर्जमा है वो उसे कहते हैं मकाफात अमल। जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। ये नहीं हो सकता आप गंदम बोए और जो आप काटें। ये मेरे और आपकी बचपन के ज़माने के मुहावरे हैं जो हम स्कूलों में पढ़ा करते थे। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है और वो काम करता है। मियाँ साहब की बात का मतलब ये है, उन्होंने ये भी कहा कि मैं नहीं चाहता कि जिस इम्तहान से और जिस मुश्किल से मैं गुजरा इमरान खान गुजरे, लेकिन जो उन्होंने किया वो एक अल्लाह का निज़ाम है। और मामला भाई मैं आपसे एक अर्ज करूं, बात अल्लाह का निज़ाम जो है, इसी बात पे उसके बाद में कंटिन्यू करना है, इसी बात पे अल्लाह के निज़ाम, फिर आपने कंटिन्यू आप नहीं करना है। अल्लाह का निज़ाम ये है कि खुदावंद ताला ने ये तो कुरान शरीफ में कह दिया कि आंख का बदला आंख, लेकिन अगर माफ़ कर दो तुमसे बेहतर कोई नहीं, खून का बदला खून। आज़ सल्लम ने फतह मक्का के मौके पर कोई टिट फॉर टैट नहीं किया, उन्होंने सबको माफ़ कर दिया। मेरा ख्याल से ग्रेटनेस अचीव करने के लिए लीडरशिप के अंदर, और आम इंसानों में नेल्सन मंडेला की मिसाल, ग्रेटनेस अचीव करने के लिए मेरा ख्याल से टिट फॉर टैट भाई छोटी सी बात करने देंगे, क्लियर कर देता हूं। छोटी सी बात करने देंगे। आमिर साहब, तारिक साहब बात कंप्लीट कर ले, उसके बाद आपकी बारी है। जी तारिक भाई कर ले। या तो बात समझा नहीं पाया। तारिक भाई मैं तो मिसाल दे दी इस्लाम की। मियां नवाज साहब का जो मैंने कहा ना टिट फॉर टैट, इसका ये मतलब नहीं उन्होंने कहा कि मैं कर रहा हूं टिट फॉर टैट।
या मैं इमरान खान से उन तमाम चीज़ों का बदला ले रहा हूँ जो मेरे साथ हुई हैं। उन्होंने कहा मकाफात अमल, यानी अल्लाह का निज़ाम ये है कि अगर आप किसी के साथ जुल्म और ज्यादती करेंगे तो वो आपके साथ भी पेश आ सकती जी है। बिल्कुल ठीक। उसमें मियां नवाज शरीफ का किरदार कोई नहीं है कि इमरान खान अंदर रहे, इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई हो, इमरान खान जो है वो बाहर ना आने दिया जाए। नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि अगर आप ज्यादती करते हैं तो आप भी उस ज्यादती का और शिकार आपको किसी लगता न नहीं कि किसी चीफ जस्टिस को जो लेटर लिखा गया इसमें तो आपको भी बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी आवाज उठानी मैं उस चाहिए? पे आता जी हूँ। जी जो लेटर वगैरह लिखा गया ना, देखें पीटीआई इस वक्त फॉर सेल है। पीटीआई जो जमात है वो इस वक्त फॉर सेल। पीटीआई में जो इस वक्त चीजें चल रही हैं, आपने अपने इंट्रोडक्शन में बड़ी खूबसूरत बात की है कि पार्टी के बड़े सीनियर, बड़े लॉयलिस्ट लोग अभी भी मौजूद हैं, बाहर हैं, टॉक शो पे बैठे होते हैं, रोज बात कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से पार्टी ने किसी को इस काबिल नहीं समझा कि उन्हें कोई एक्टिंग चेयरमैन लगा दिया जाए। और ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो, मैं किसी की जात के खिलाफ, यार आपको पता है, बात सर बंदा पॉइंट नहीं आ हूँ, गया। जो मशहूर हैं, कहाँ से कंट्रोल मुझे होते मुझे हैं। इजाजत दें, ब्रेक ले लूं मैं, उसके बाद आमिर साहब की बात सुनेंगे हम। एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, सर उन आपका लोगों की पॉइंट आ बात गया। कर रहा हूँ सर आपका जी पॉइंट आ गया, बिल्कुल। लेकिन तारिक भाई बात ये है कि मैं आपकी एज अ पॉलिटिकल वर्कर बहुत इज्जत करता हूँ, जाती तौर पे बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन क्या आप से ये मुनासिब लगता है कि आप ये बात कहें जबकि आपकी पार्टी जो है वो पूरी फैमिली लिमिटेड पार्टी है? मतलब इमरान खान ने तो चलो पॉलिटिशियंस पे ट्रस्ट नहीं किया ना, आपकी पार्टी तो अपनी फैमिली के बाहर किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करती। तो सर आपको, आपका तो ये कहना मुनासिब लगता है कि नहीं लगता? मैं आपसे ये भी नहीं कह सकता, आप भाई हैं मेरे, कि मैं किस अल्फाज में ये बात कहूं, लेकिन मुनासिब नहीं लगता। एक ब्रेक लूंगा जी इस पे मैं। भट्टी साहब जरा ऑडियो सुनाइए, सुनवाएं जी। कोई उनकी बहनें भी साथ थीं, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। अच्छा 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 अच्छा। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने खान हाँ साहब को कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे, जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। चले चले, वो वो कहती हैं कि मेरे साथ इसने बदतमीजी की है। मैंने वो असल में हुआ यूं। उन्होंने हाँ कहा कि जी उसने हमारे से इतनी बदतमीजी की है कि हम सोच नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी। तो मैंने हाँ उनको आगे से ये कहा, मैंने कहा इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली? कहती नहीं, हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं, बस मेरे वकील वही हैं। तो मैं फिर उठ के आ गई। बाहर गए, वो पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। वो कहती है हमने जाना नहीं था, हमें उनकी खोसा साहब की वाइफ ने कहा कि तुम लोग जाके मिलो। मैंने कहा इनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। फिर मैं खामोश ही हो गई जी। मैं बदतमीजी करने वाला हूँ ही नहीं। मैंने जरूर ये कहा है कि देखें, बार बार आप प्लीज मत इसको इंसिस्ट करें। आप मुझे करने दें जिस तरह से मैं तो नहीं, मुनासिब। उन्होंने इसी ये नहीं बात को कहा। उन्होंने कहा जी बदतमीजी करी है। नहीं मैंने जी क्या नहीं, अब मैं बदतमीजी करनी थी? नहीं जी, अब हाँ मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इस पिटीशन के लिए गई हैं। वो कहती है ये हाँ तो है ही झूठ। हम तो अच्छा गए थे उनसे वैसे मिलने के लिए। हाँ, आगे उनका रवैया, उन्होंने खान को कहती तुम्हारे बारे में 9 मई के हवाले से भट्टी साहब आपको ये ऑडियो सुन के लगता है कि तहरीक इंसाफ और जिस तरह के इनका पूरा कन्फ्यूजन स्टेटमेंट आया है कायम मकाम चेयरमैन के ऊपर लेके, आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब के लिए राह हमवार हो या ना? पीटीआई इस पोजीशन में नहीं है इस वक्त के इलेक्शन के लिए जा सके फुली फ्लैज? भट्टी साहब, पहली बात तो ये है भाईजान कि ये आपके शुरू में ही नॉलेज में होना चाहिए कि इमरान खान साहब ने जब ये शादी की थी तो पूरी फैमिली बहनों समेत कोई भी शरीक नहीं हुआ था। जमान पार्क वाला जो इशू हुआ था घर वाला, उसमें भी इख्तलाफात थे। तो बहनों और उनके इख्तलाफात थे। लेकिन मुझे इस ऑडियो की लीक की समझ नहीं आ रही कि इतना बिलो द बेल्ट, इतनी लो लेवल की ये ऑडियो लीक करना है, इससे क्या मकसद लेना है? एक वो इमरान बुशरा बीबी की ऑडियो थी जिसमें मुबैना तौर पर वो कह रही थी कि अपने सोशल मीडिया हेड से कि जो भी है उसको गद्दारी से लिंक कर दो। समझ आती है ऑडियो की, इसकी समझ आती है कि इसके हमारे मुल्क के कोई असर है। एक है तोशा खाना वाली, समझ आती है कि कोई केस से असर है। एक है
वो पैसों वाली हीरे अंगूठी वो वाली नून समझ लीग आती है, वाले लेकिन नून लीग वाले इस पे क्यों प्रेस below the कॉन्फ्रेंस कर belt रहे हैं। जा सुन लें, तलाल चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि सर देखेंगे इतना बिलो द बेल्ट क्यों जा रहे सर, हो, नून इतना लीग ने इस क्यों पे जा प्रेस रहे हो, कॉन्फ्रेंस इससे की, क्या निकालोगे? नून इससे लीग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भट्टी साहब नहीं, बात तो अच्छा, सुन लें, उन्होंने कहा कि जी देखें अच्छा, आपस में झगड़े पड़ गए नंद और बहू के, जी। पार्टी को हाईजैक करने के लिए, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। सर ये नंद और बहू पे ना जाएं, नंद और बहू पे गए तो बड़े बड़े झगड़े सामने आ जाएंगे, ये ना करें। ये इतना बिलो द बेल्ट इतना क्या करना चाहते हैं, यानी इतनी फ्रस्ट्रेशन क्या है, डिप्रेशन क्या है इस ऑडियो की? मुझे तो कोई समझ नहीं है क्यों लीक हुई और उस पर क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा गौर खान, इमरान खान का हक है कि वो जिसको करें, लेकिन इमरान खान साहब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम उनकी हुकूमत में भी करते थे वो था 15 बंदे उन्होंने लगाने थे टोटल अपने एज ए वजीर आजम, और उन्होंने पंजाब आधा पाकिस्तान बुजदार के हवाले कर दिया, आजम खान को उधर लगा दिया। सर आपका पॉइंट आ गया, मैं क्विकली जरा क्विकली वक्त की किल्लत के साथ साथ चलना है। बिल्कुल भट्टी साहब पॉइंट आ गया। आमिर साहब मैंने सवाल आपसे पुट किया था कि ये परसेप्शन के साथ नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं इलेक्शन में कि सेज उनके लिए सज गई है, एक तो ये पॉइंट हो गया सर। दूसरा ये कि आप एग्री करते हैं कि चेयरमैन पीटीआई ने चीफ जस्टिस जो खत लिखा है कि उनमें बड़ी ज्यादतियां हो रही हैं, इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाने दी जा रही? आमिर लिहाज साहब वो मुझे मसला कोई नहीं है कि भट्टी साहब के साथ आप कितनी दफ़ा पूछते हैं या नहीं पूछते बात, क्योंकि मैं आपके पास पहले आया था, आपको आवाज़ ही नहीं जा रही थी मेरी सर। थे एक अब मुझे थोड़ा सा बोलने की इजाज़त दे, वरना मैं खामोश हो जाता हूँ। ये जो सलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह का मैच आप अपने प्रोग्राम में आप और भट्टी साहब करते हैं ना, ये ज़्यादती है। या तो आप टाइम दे पार्टिसिपेंट्स को, मेरा जवाब अगर उन्होंने देना तो फिर मुझे भी जवाब देने लेने दे देते उसी वक्त, फिर मैं भी आपको बताता जब मैं आपसे कह रहा था और आप ब्रेक पे चले गए। मुझे ये बताएं, जिन तज्जिया निगारों में आपका नाम फिर नहीं ले रहा, जिन्होंने झूठ बोला उन्हें माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए पहले उस पर? और ये जो नेल्सन मंडेला का आप सारे लोग सौदा बेचते हैं, डी क्लार्क ने कब माफ़ी दी थी, को कब माफ़ी मिली थी? जब उसने नस्ल परस्ती के इकदामात सारे ख़त्म किए, माफ़ी मांगी, तब नेल्सन मंडेला ने ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया था। हर चीज़ तारीख में ड्रामाबाजी शुरू की हुई है, जैसे नैब मुद्दई नहीं था तो नैब ने किया नहीं, फलाने ने नहीं किया। अरे भाई क्यों हकायक को मस्क करते हो? सच बोलो, और सच नहीं बोल सकते तो चुप ही कर जाओ, या उस तज्जिए पे माफ़ी मांगो जो झूठ बुलवाया गया। अब आप आ जाए, क्या आपने पूछा खत लिखा इमरान खान ने? जी चीफ जस्टिस को। आपका क्या सवाल है? ज्यादतियां हो रही है सियासी पॉलिटिकल। मैं पहले पिछली बात करना चाह रहा था। हाँ जी, पॉलिटिकल कैंपेन नहीं करने दी जा रही तहरीक इंसाफ को, चीफ जस्टिस टेकअप करें मैटर। हाँ जी, पॉलिटिकल कैंपेन एक वक्त में वो बिठा के बंद करते थे, उन्हें चाहिए, उनके पास हामिद खान हैं और बहुत अच्छे सुलझे हुए आदमी हैं, अगर उनको वो चेयरमैन नहीं बनाते तो उनके जरिए पिटीशन करवाएं ना। ये 184(3) के वो जमाने गुजर गए जब चीफ जस्टिस पहले कह देते थे और कुछ वकला आजकल पाकिस्तान से बाहर भागे हुए हैं, पहले फोन करते थे कि वो अमला आ गया है, तुम एक मिनट अमला आ रहा है, तुम पहुंचो, पिटीशन पहुंच रही है, जजेस पहले बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं। वो दौर गया, अब तो 3 जजों ने फैसला करना है 184(3) का नंबर 1, और ये प्रॉपर करें, खत लिख के मीडिया ट्रायल ना कराएं कि जनाब चीफ जस्टिस को हमने खत लिख दिया, जो कुछ आपने उसके साथ किया फायदीसा के साथ, उसका बहुत बड़ा दिल है, वो तो आया ही नहीं पर्सनल होके, वो सारे 184(3) में आपके केस उठा लेता। और आपको वो मक्कू ठप्पा जो नवाज शरीफ का आपने ठपवाया कि 184(3) में सजा दी, निचली अदालत ही कोई नहीं, मैं टाइम दे रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, शुरू कर रही है, मैं टाइम दे रहा हूं, शुक्र पड़े कि आपको इंसाफ मिल रहा है, लोगों के साथ तो नाइंसाफी। मैं जा रहा हूं बैरिस्टर साहब के पास, भट्टी साहब को टाइम दे रहा हूं माफी मांगने का, अपने गुनाहों में माफी मांगो भट्टी साहब। आगे बैरिस्टर साहब के पास जाओ। बैरिस्टर साहब, बात ये है कि भाई आप लोगों की तो वैसे जो है ना वो लॉटरी लग गई। एक जुमला लेते जाइएगा, एक जुमला लेते जाइएगा जी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये सारे एक दिन माफी मांगेंगे कि ये किसके पीछे लगे रहे और किसको ग्लैमराइज करते रहे, ये माफी मांगेंगे, वक्त आएगा आपके प्रोग्राम में ही मांगेंगे, फिक्र ना करें। अच्छा ठीक है सर, आप जैसा बेशर्म कोई और हो ही नहीं सकता। ओहो नहीं, मुझे तो नजर आ रही है बेशर्मी और हठधर्मी कि किस ढिठाई से बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस बेशर्मी से आप कर रहे हैं और करते हैं उस पे आपको सलाम। ये अल्हम्दुलिल्लाह क्या कि क्या ड्रामा है फिर मेरे लिए गाला, मेरे भाई हैं आप, मैं आपकी बात नहीं करना चाहता था। आपने कहा उस इदारे ने मेरी जान मेरे साथ क्यों लड़ते हैं? आपका एक मौकफ था, मेरा एक मौकफ था, बेशर्मी ये क्यों लाते हैं यार कामर भाई? मैं तो वो बात करूंगा, आपका मौकफ क्या है? मेरा क्या मौकफ हो तो बात करें ना, मैं कभी भी उसके ऊपर भाई मेरा मौकफ जो भी है, जो गलत है सही है, आपके जो पहले दिन से खब्बे आपका गलत है, आप मुझे तबसरा
खुदा के लिए ना करें, ये बेशर्मी से आप कर रहे हैं, बेशर्म आप हैं, बेशर्मी से आप कर रहे हैं और मुझे उल्टा कह रहे हैं। आप खुदा का खौफ करें यार, किसको मुझे कोई जरूरत नहीं है आपकी वजाहतें देने की। अच्छा ठीक है, बहाली का दिन था, उस दिन भी बहाली का दिन था, आज भी बहाली का दिन है। चले जी, अब आपस में बहुत हो गया, आज भी मेरा ख्याल है आगे जाए, आगे जाते हैं। बैरिस्टर साहब, लॉटरी निकल गई हमारे वकील भाइयों की, तो आप भी कैंडिडेट हैं तहरीक इंसाफ की टिकट के लिए, इस तरह ये बता दीजिए। दिखाओ अभी सबको, आप लोगों ने आउट ही कर मैं दिया तो प्रोफेशनली वकालत करता हूँ। मैं तो बल्कि इस वक्त सोच रहा हूँ कि एक आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन का केस करें कि मैं और तारिक फजल साहब मेरा ख्याल 10% पर हैं और भट्टी साहब और आमिर साहब 40% पे हैं इन टर्म्स ऑफ एयर टाइम। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश मैं करना चाहूँगा भाई, मैं आपको आइंदा जो है ना 4 मेरी गुजारिश ऑन अ लाइटर नोट। ठीक है जी, नहीं ऑन अ लाइटर नोट, मेरे दोनों सारे, लेकिन मैंने बड़ा सीरियस सवाल किया कि आप चाहता हूँ ये जो हम लॉटरी टिकट की लगी कि नहीं। जी मैं उस पर आता हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ जी, मैं तो एक प्रोफेशनल वकील हूँ। मुझे तो तारिक साहब अगर वकील करेंगे तो मैं उनका भी बनने को तैयार हूँ। मैं तो प्रोफेशनली काम करने के लिए बैठा हूँ और मैं हर आदमी को रिप्रेजेंट करता हूँ। लेकिन मेरा आपको एक बात है कि ये जो ऑडियो सुनाई जाती है ना जी टीवी पर, इस पर मोहसिन अख्तर कियानी साहब और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और पैमरा को डायरेक्शन है कि जब तक ऑडियो जिसकी रिकॉर्ड हुई है उसकी परमिशन ना हो और जिसने रिकॉर्ड किया वो सामने ना, अभी ऑडियो नहीं दिखा सकते। लेकिन हमारे तमाम टीवी चैनल्स ऑडियोज दिखाते हैं और उन पर डिस्कशन करते हैं। इसलिए मैं एलिजिड ऑडियो है, एलिजिड साहब की दफा भी कहता था, नवाज शरीफ साहब की दफा भी कहता था, और तमाम टाइम पे कहता था ये ऑडियो। सर बात ये है, मेरी बात सुने, जिस वक्त वो हमारे चैनल के ऊपर हमारे चैनल का नाम लिया जा रहा था और आप सोशल मीडिया पीटीआई का बकवास कर रहा था, उस वक्त तो किसी को कुछ याद नहीं आया। हर एक की जब बारी आ रही है ना वो चीखे मारे, हम उस वक्त भी कहते थे ये गलत है। अब क्या करें, गलतियों के अंबार ही इतने, को सही करने के लिए भी पता नहीं गलत करना पड़ेगा कि सही करना पड़ेगा। जी 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 जी, अगर तो पीटीआई कह रहे हैं तो पीटीआई उसका जवाब दे। मैं तो आपको ऐसे नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा सर, मैं कह रहा हूं आप, और मैंने नवाज शरीफ साहब की ना मैं वैसे बता रहा हूं। और जिसने भी देखिए, चीखें तो हर टाइम पे किसी न किसी की टाइम से टाइम निकलती रहती है, 10 साल बाद फिर चेंज हो जाएगी। पॉइंट आ गया सर। तारिक भाई, ये सारी आग आपकी लगाई हुई है और ये लॉयर्स वाली बात बिल्कुल सही है। लॉयर बार एसोसिएशन जो है उसने तो बल्कि वैसे अपनी लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया प्रेस रिलीज करके। उन्होंने कहा वो किसी भी सियासी जमात की हमायत नहीं करते, ना किसी सियासी जमात के खिलाफ अज़ाइम रखते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि लॉयर अपने तौर पर आ रहे हैं, सियासत और फौज के खिलाफ खासतौर पर सियासत को लॉ बार एसोसिएशन रद्द किया है। एक ब्रेक लूंगा जी इस पर मैं। दोनों ही रिस्पेक्टेड भाई हैं मेरे। अगर आमिर लियाज साहब की किसी बात से भट्टी साहब की दिल आज़ारी हुई तब भी मेरी तरफ से माजरत, और भट्टी साहब की किसी बात से आमिर साहब की दिल आज़ारी हुई तब भी मेरी तरफ से माजरत, क्योंकि शो मेरा है जिस पर ये बैठ तशरीफ फरमाए। कल नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त दीजिए।